हाँ जी, देखिए हम विलियन चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, आरबीएससी के हिसाब से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और वन वर्ड्स क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए दाब पर अधिक विलय नहीं घोला जा सके। तो जब अपन अधिक विलय नहीं घोलते तो उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं हम उसको संतृप्त विलयन बोलते हैं। संतृप्त विलयन में हम और अधिक क्या नहीं घोल सकते, विलय नहीं घोल सकते, इसको बोलेंगे हम संतृप्त विलयन। ठीक है। उष्माक्षेपी विलयन में विलय की विलेयता, आपको पता है उष्माक्षेपी में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्या आंसर आएगा, घटेती है या घटेगी। द्रवों की गैस में विलेयता दाब बढ़ाने पर, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल, अगर द्रव पे दाब बढ़ाओगे गैस का तो गैस ज़्यादा घुलेगी यानी बढ़ेगी। वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उसके, अब ये कौन सा नियम पूछ रहा है आपसे, हेनरी का नियम होता है। और हेनरी के नियम में वाष्पशील द्रव का दाब किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, मोल अंश या मोल भिन्न। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर खालिस्तान के अणु आर पार जा सकते हैं। तो आपको पता है विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलय के नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि विलायक के अणु का आकार क्या होता है, छोटा होता है। किसी अम्ल के लिए मोलर नार्मलता बराबर मोलरता गुणा, अम्ल का क्या होता है, अम्ल में जो H+ की संख्या होती है उसको बोलते हैं क्षारकता। क्या बोलते हैं, क्षारकता, जिसको हम एन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो मोलरता को किससे गुणा कर देंगे, क्षारकता से, तो नॉर्मलता आ जाएगी। 7वां प्रश्न है, एक आयतन H2O2 द्वारा दी गई ऑक्सीजन का एनटीपी पर आयतन H2O2 विलयन की क्या कहलाएगी, आयतनीय सांद्रता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आयतनीय सांद्रता। क्लियर है। किसी गैस की विलेयता एक खालिस्तान प्रक्रिया है, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता, देखो गैसों की द्रव में विलेयता एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, क्या है, और उष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। कोल्ड ड्रिंक हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। वे विलयन जो सभी ताप सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, हमने पढ़ा है आदर्श और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का सभी सांद्रताओं पर क्या करते हैं, पालन करते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के लिए डेल्टा एच मिश्रण का मान 0 से, अब धनात्मक विचलन दर्शाता है तो 0 से अधिक ही होगा डेल्टा एच मिक्स। विलयन के वे गुण जो उसमें उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर, तो ये देखो ये आप सीधी सी परिभाषा पूछ रहा है अणुसंख्यक गुणधर्म की। अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। किसी विलायक में अवाष्पशील लय की कुछ मात्रा मिलाने से क्वथनांक में खालिस्तान होती है। अब आपको पता है अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक में वृद्धि, उन्नयन हमने पढ़ा है। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर कुछ मात्रा में हिमांक में, अब हिमांक में तो कमी होती है, पढ़ा है ना हमने अणुसंख्यक गुणधर्म। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, वापस प्रश्न आ गया, विलायक के कण गति कर सकते हैं लेकिन विलय के नहीं कर सकते। पेयजलों के शुद्धिकरण के लिए यानी TDS कम करने के लिए प्रश्न आ सकता है, पेयजल में शुद्धिकरण कैसे होता है, RO से, और RO को हिंदी में बोलते हैं विपरीत परासरण। क्या बोलेंगे, विपरीत परासरण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, देखिए समांगी मिश्रण, विलयन की परिभाषा यही थी कि विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो ये कहलाएगा विलयन। जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब विलय बहुत कम हो तो हम ppm में सांद्रता व्यक्त करते हैं। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में सभी अवयव के कुल मोलों की संख्या, मोल खुद के मोल बटे कुल मोल का अनुपात मोल अंश कहलाता है या मोल भिन्न कहलाता है। ठीक है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या खालिस्तान कहलाती है। ये सीधी सी मोलरता की परिभाषा है, सीधा पूछी जा सकती है मोलरता की परिभाषा। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या कहलाती है मोललता, इसको हम ललता बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिया। अब हम 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सीधी सी बात है, क्वथनांक कब बढ़ता है, जब विलय की मात्रा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर वांटाप गुणांक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसका ध्यान रखना पड़ेगा, वांटाप गुणांक का, क्योंकि यहाँ पर देखो सांद्रताएं सब में सेम है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये 3 में टूटेगा, 3 आयनों में टूटेगा, ये 2 आयनों में टूटेगा, Na+Cl-, ये टूटेगा ही नहीं, ग्लूकोज तो टूटेगा ही नहीं, 1 ही रहेगा। और ये Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका क्वेश्चन वांटाप गुणांक का भी सीधा आ सकता है, ट्वाइस एल्यूमिनियम 3++
थ्राइस SO4 2 माइनस, तो कितनी संख्या होगी 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, इसकी है, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे कम क्वथनांक होगा, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती है। CC12, फिर आएगा इसके अंदर 0.1 m NaCl, फिर आएगा आपके 0.1 m Na2SO4, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा क्वथनांक होगा 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि क्वथनांक में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 20 ग्राम NaOH को घोलकर मिलाया गया है, ठीक है ना। 20 ग्राम NaOH को घोलकर 250 ml विलयन मिलाया है, तो मोलरता की परिभाषा होती है विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलय के मोल का होता है ग्राम में मात्रा अनुभार। NaOH का मोलर द्रव्यमान होगा 40 और आयतन है 250 × 1000, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जब काटोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, देन इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, तो विलय की मोललता। अब मोललता के लिए फॉर्मूला होता है, मोललता का मतलब होता है विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलो में। विलायक का द्रव्यमान लेना है, किस में लेना है, किलो में लेना है, ठीक है। विलय के मोल कैसे निकालोगे, ग्राम में मात्रा 10 ग्राम होगी, अणुभार H2SO4 का मोलर द्रव्यमान होता है 98। अब आपको बताया कि 10% है, इसका मतलब 100 ग्राम विलयन है, तो विलायक का भार कितना हो जाएगा 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। 90 ग्राम विलायक हो गया ना, 90 × 1000, क्योंकि किलो में बदलेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको मोललता आएगी 1.134 स्मॉल m का मतलब होता है मोललता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, शुद्ध विलायक तथा एक विलयन के वाष्प दाब के मध्य आरेख, वाष्प दाब का आरेख पूछा है इसके अंदर, वक्र, ठीक है। तो वक्र हम बना सकते हैं, एक y एक्सिस पे ये होगा, x एक्सिस पे क्या होगा, यहाँ पर होगा ताप केल्विन में, और यहाँ पर होगा वाष्प दाब, क्या हो गया वाष्प दाब होगा। तो यहाँ पर शुद्ध विलायक का तो इस तरीके से आता है, और ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब यानी 180 m, ये विलायक का हो गया, और विलयन का इसके जस्ट पैरेलल आता है। विलयन का विलय मिलाने के बाद क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमकीन जल। नमकीन जल का मतलब होता है इसमें नमक ज़्यादा हो, रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। तो हमने चित्र देखा था, इसको अति पराशरी विलयन बोलेंगे। जैसे ये RBC है और बाहर की तरफ कौन सा विलयन है, अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन में सांद्रता ज़्यादा होगी, और जब सांद्रता ज़्यादा होगी तो यह पानी बाहर आ जाएगा, इसमें RBC कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी, क्योंकि सांद्रताएं बाहर ज़्यादा है, बाहर का विलयन का परासरण दाब अधिक है। तो आप इसमें आंसर लिखोगे कि विलायक परासरण दाब द्वारा, जो कीवर्ड है इसमें परासरण दाब द्वारा नमकीन जल में आ जाता है, जिससे RBC यानी रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्लियर है। तो अब आ गया 400 केल्विन ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब इतना है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात की। तो पाई बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है ICRT। अब I का तो यहाँ पर वैल्यू 1 मानेंगे, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। C मुझे निकालना, तो C बराबर हो जाएगा π/RT। पाई क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब का आपको प्रश्न में दिया हुआ है 0.0821। देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि R का वैल्यू भी 0.0821 ही होता है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 400 केल्विन। तो ये 400 हो गया, तो इसको हम क्या कैंसिल करेंगे, 1/400 हो गई। तो सांद्रता जो आएगी आपके पास वो आएगी 2.5 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। क्लियर। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। परासरण दाब का प्रश्न RBC में आने के चांस ज़्यादा हैं। ppm की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र, ppm की सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र होता है विलय की, कोई भी विलय हो सकता है, या विलायक के लिए भी निकाल सकते हैं। विलय की पदार्थ का द्रव्यमान हो चाहे आयतन हो, बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा, यहाँ पर किस में निकाला जाता है, 10⁻6 में निकाला जाता है, ठीक है, सांद्रता। हिमांक के अवनमन को समझाइए। देखिए हिमांक जो होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है कि जब किसी विलायक को डाला जाता है, किसी विलायक
में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर हिमांक में कमी आती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हिमांक में कमी। डेल्टा टी एफ किसके समानुपाती है? मोललता के। डेल्टा टी एफ का समानुपाती स्थिरांक आएगा के एफ होगा मोलल अवनमन स्थिरांक। तो हिमांक में कमी आती है, चाहो तो इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बट इतना 1 नंबर में इतना नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ फिलिंग द ब्लैंक